हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए आई वॉन्ट माई सोलमेट का सेकंड हाफ लेकर आई हूँ। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी में जो हुआ उसे हुए 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में वांगजी और विंग की बिल्कुल बात नहीं होती। विंग ने कोई रूल भी नहीं तोड़ा और इन 2 दिनों में विंग एक बार भी वांगजी के पीछे नहीं गया। विंग ने इन 2 दिनों में वांगजी को फुल टू इग्नोर किया। अगर मैं कहूँ कि विंग के इस बिहेवियर से वांगजी को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो झूठ होगा। इन 2 दिनों में वांगजी बहुत बेचैन रहा। उसे विंग का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर वो ये बात विंग को बताता नहीं है। आज तीसरा दिन है और आज भी विंग उस पर ध्यान नहीं दे रहा। विंग व्याख्यान में बैठकर सबसे बातें कर रहा है। वो नी हुसैन के साथ मस्ती कर रहा है, म्या के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वेंचिंग के साथ बातें कर रहा है, जानचिंग के साथ बातें कर रहा है। वो सबसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है, पर वो वांगजी की तरफ तो देख भी नहीं रहा। क्यों? वांगजी बहुत उदास है। हाँ, उसका चेहरा आज भी बिल्कुल पहले की तरह है, इमोशनलेस। पर उसकी आंखें, विंग सच कहता है, वांगजी की आंखें सच में चुगलखोर हैं। वो उसके दिल का सारा राज बता देती हैं और अभी भी वो सबको बता रही हैं। सबसे चीख चीख कर कह रही हैं कि वांगजी उदास है, वो उदास है। पर वांगजी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। व्याख्यान खत्म होने के बाद विंग उठता है और आज भी वांगजी की तरफ बिना देखे हुए बाहर चला जाता है। जो चीज़ वांगजी से अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो भी उठता है और विंग के पीछे चला जाता है। इधर विंग को पता था कि उसका ये बिहेवियर वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, लिटिल लैन, तो तुम उदास हो, तुम्हें मेरा ये बिहेवियर, मेरा तुम्हें इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा, पर मैं भी क्या करूं। अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं अब यहीं रुकना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी तरफ बढ़ो, तुम अपने कदम बढ़ाओ लिटिल लैन। मैं इंतज़ार करूँगा, अब तुम्हें मेरी तरफ चलकर आना है। यह कहता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। वांगजी भी उसे ढूंढता हुआ आगे चला जाता है। कुछ देर बाद वांगजी विंग को ढूंढता हुआ वाटरफॉल के पास पहुंच जाता है। वांगजी जब वहां पहुंचता है तो वो वहां पर विंग और वेंचिंग को देखता है, जो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वांगजी उनकी बात सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है। वो जब आगे बढ़ता है तो उसे सुनाई देता है कि वेंचिंग विंग से कुछ कह रही है, जिसे सुनने के बाद वांगजी के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। वो वहीं बुत बना खड़ा रह जाता है। इधर दूसरी तरफ विंग और वेंचिंग आपस में बातें कर रहे थे। विंग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचिंग वो आ गया। वेंचिंग ये सुनकर कहती है, वी वुशियान, तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुम उसे इतना क्यों परेशान कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं कहाँ उसे परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस उसके पैरों की जंजीर तोड़ने में उसकी मदद कर रहा हूँ, जिस जंजीर से उसने खुद को बांध रखा है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो चुके हैं। इन 15 दिनों में मैंने उसे न जाने कितनी बार ये बताने की कोशिश की है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और वो मुझे हर बार इग्नोर करके चला जाता है। इसीलिए मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो मेरी तरफ बढ़कर आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरी तरफ बढ़े, मेरी तरफ कदम बढ़ाए। इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये सुनकर वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो। ये कहकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगती है और वो वांगजी की तरफ भी तिरछी आंखों से देख रही थी, जो उनकी बातें सुनने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में विंग की तरफ देखकर कहती है, वी वुशियान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विंग कहता है, हाँ बोलो। तो वेंचिंग कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
वेंचिंग जैसे ही अपनी बात को पूरा करती है, वो दोनों ही वांग जी की तरफ अपनी तिरछी आंखों से देखने लगते हैं। वांग जी की हालत देखकर वेंचिंग तो अपना सिर हिलाती है और विंग मुस्कुराने लगता है। विंग वेंचिंग की तरफ देखकर कहता है, वेंचिंग मैं। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी होश में आ जाता है और वो उन दोनों की तरफ दौड़ कर जाता है। वो दोनों के बीच में खड़ा होकर कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी की बात सुनकर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, हे लिटिल लैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने वेंचिंग से ऐसा क्यों कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता? मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। वेंचिंग मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। मुझे भी वो अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं। ये कहकर वांग जी रुक जाता है। विंग ये सुनकर कहता है, क्योंकि तुम क्या? हे लिटिल लैन, क्या तुम वेंचिंग को पसंद करते हो? वांग जी ये सुनकर अजीब सा फेस बना लेता है। वांग जी का फेस देखकर विंग का बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो हंसता नहीं है। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो तुम। ये कहकर वो फिर से रुक जाता है। वांग जी को ऐसे बार बार रुकता देखकर विंग को गुस्सा आ जाता है। जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर मुझे उससे शादी करने से क्यों रोक रहे हो? क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मैं उससे शादी नहीं कर सकता? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की कॉलर पकड़कर गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मेरे अलावा तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, सुना तुमने? सिर्फ मुझसे। वेंचिंग विंग और वांग जी को ऐसे देखकर विंग से कहती है, वी वुशियान, लगता है तुम्हारा काम हो गया, इसीलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वांग जी वेंचिंग को वहाँ से ऐसे जाता देखकर कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो फुल कंफ्यूजन के साथ कभी विंग को तो कभी वेंचिंग को देख रहा था जो वहाँ से चली गई। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, ये अभी क्या कह रही थी? किस बारे में बात कर रही थी ये? और ये यहाँ से चली क्यों गई? वांग जी का कंफ्यूज फेस देखकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, लनर गागा, उसे छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, अभी कुछ देर पहले आप क्या कह रहे थे? मैं आपका सोलमेट हूँ और सिर्फ आप मुझसे शादी कर सकते हैं। क्यों? क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने तो सुना था कि मेरे सोलमेट को उसका सोलमेट नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सोलमेट एक लड़का है, इसलिए। तो लनर गागा, मुझे ध्यान से देखिए, मैं अभी भी एक लड़का हूँ। क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या सच में मैं आपको चाहिए? विंग की बात सुनकर वांग जी उसे देखने लगता है। वांग जी देखता है कि विंग ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तो स्माइल है पर उसकी आंखों में आंसू हैं, जिन्हें देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो आगे बढ़कर विंग को हक कर लेता है। ये पहली बार था जब विंग और वांग जी ने एक दूसरे को हक किया था। वांग जी विंग को हक करके उसकी पीठ को रब करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है विंग, सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे अपना सोलमेट चाहिए। आई वॉन्ट माई सोलमेट। ये सुनकर विंग कहता है, सच में मैं आपको चाहिए, ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़का हूँ, फिर भी मैं आपको चाहिए। ये कहते हुए अब विंग के आंसू गिरने लगे थे, जिन्हें महसूस करके वांग जी हक को ब्रेक करता है और विंग के चेहरे को अपनी पाम में लेते हुए कहता है, हाँ, ये जानते हुए भी कि मेरा सोलमेट एक लड़का है, मुझे वो चाहिए। तो विंग कहता है, क्यों? सिर्फ इसलिए मैं आपको चाहिए क्योंकि मैं आपका सोलमेट हूँ? तो वांग जी कहता है, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए तुम मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे सोलमेट हो। तुम मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस सुनकर विंग कहता है, क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? तो फिर आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? जब हम पहली बार मिले थे उस फॉरेस्ट में, उस टाउन में, तब आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप मेरे सोलमेट हो। क्या आपको मुझे देखकर ये महसूस नहीं हुआ? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हें
पहली बार देखकर ही ये महसूस हो गया था कि तुम मेरे सोलमेट हो। ये सुनकर विंग कहता है, तो फिर क्यों आप मुझसे अब तक भागते आए हैं? मैं पहले दिन से ही, जब से आपसे मिला हूँ, तब से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ाता, आप हर बार मेरे से दूर भाग जाते। क्यों? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है विंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विंग कहता है, तो फिर कैसा है गागा? क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हर बार क्यों मुझसे दूर भागते हो। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात को समझो। देखो, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए प्लीज़ मुझसे इस बारे में मत पूछो। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर वो विंग की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर विंग को पहले तो थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो शांत होते हुए वांग जी के सामने जाकर कहता है, गागा, मैंने कहा मुझे बताइए, मुझे जानना है आखिर आप हर बार क्यों मुझसे दूर भागते हो, ये जानते हुए भी कि आप मुझसे प्यार करते हो, ये मुझे दिखता है, पर फिर भी आप हर बार मुझसे दूर क्यों भाग जाते हो? मुझे जानना है, मुझे बताइए गागा, मुझे बताइए। विंग के ऐसे बार बार पूछने पर वांग जी विंग के कंधों को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी फ्लर्टिंग, तुम्हारी आंखें, इन सब को तुम्हें देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूँ। मैं इसलिए तुमसे दूर भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी दिन मैं अपना कंट्रोल लूज़ करके तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता हूँ। मैं दूर भागता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुमने मेरी रियल साइड देख ली तो तुम मुझसे डरने लगोगे, इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूँ। मैं अपनी रियल साइड को छुपाने के लिए तुमसे दूर भाग जाता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि मैं खुद से तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर भाग जाता हूँ। वांग जी ये सब एक ही सांस में बोल देता है। विंग ये सब सुनकर उसका चेहरा अजीब हो जाता है। वो बड़ी ही अजीब आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। फिर कुछ देर बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, गागा, इसका मतलब आप इसलिए मुझसे दूर भागते हो क्योंकि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते? ये कहकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसता देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हंसना बंद करो, प्लीज़ हंसना बंद करो लिटिल बनी, मैंने कहा हंसना बंद करो। पर विंग वांग जी की नहीं सुनता, वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, गागा, आप क्या कह रहे हैं? आप इसलिए मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते? कितना फनी है ये। क्या आप सच में मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते? विंग की बात सुनकर वांग जी उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगाकर अपने चेहरे को उसकी नेक में छुपाते हुए कहता है, हाँ, तुम जब भी स्माइल करते हो और खास करके तुम्हारे ये लिप्स के नीचे जो मोल है, उसे देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं तुमसे हर बार दूर भाग जाता था। ये कहकर वांग जी और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वांग जी को ऐसे देखकर विंग कहता है, कागा, आप कितने क्यूट हो। ये कहकर विंग फिर से मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर वांग जी कहता है, तुम्हें पता है विंग, तुम स्माइल करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। ये कहकर वांग जी विंग की नेक पर अपनी नोज़ को रब करने लगता है, जिसे महसूस करके विंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वो कांप जाता है और वो वांग जी के रोब्स को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तभी वांग जी विंग के कान की तरफ स्निफ करते हुए कहता है, तुम्हें पता है लिटिल बनी, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल मुझ पर कितना बुरा असर करती हैं, और ख़ास करके ये तुम्हारा ये मोल है ना, मेरे अंदर के बीस्ट को झंझोड़ कर रख देता है। मैं खुद पर किस तरह से काबू करता हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बस इसलिए मैं तुमसे दूर भागता हूँ क्योंकि मुझे सच में डर लगता है। मुझे सच में ये सोचकर डर लगता है कि अगर तुमने मेरी रियल साइड देख ली, तुमने अगर मेरे दिमाग को पढ़ लिया कि मैं
तुम्हें देखकर अपने दिमाग में कितने गंदे गंदे ख्याल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम मुझसे डरने लगोगे, मुझसे दूर भागने लगोगे। बस इसलिए मैं तुमसे दूर भागने लगा था। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, गागा तो आपसे कहा किसने है आपकी रियल साइड छुपाने को? मुझे देखना है, मुझे आपकी रियल साइड को देखना है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे गागा पर मेरा कितना असर होता है। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के कान पर बाइट करते हुए कहता है, लिटिल बनी, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें अपनी बात पर रिग्रेट हो। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं गागा, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी बातों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर कभी रिग्रेट फील नहीं कर सकता, और जब वो आपके बारे में हो तो कभी भी नहीं। मुझे कभी अपनी बात पर रिग्रेट नहीं होगा, अपने शब्दों पर रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, सच में? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। लिटिल बनी, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम अभी मुझसे बहुत छोटे हो, और तुम्हारी ये डेलिकेट सी बॉडी मुझे नहीं लगता कि मुझे हैंडल कर पाएगी। ये सुनकर विंग कहता है, गागा, मैं डेलिकेट नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर सच में आपको ये देखना है तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या ट्राई करना है तुम्हें? वो अभी भी विंग की नेक को धीरे धीरे किस कर रहा था। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, क्यों ना मैं टॉप करूं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं सच में बहुत स्ट्रांग हूं, मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के नेक पर बाइट कर लेता है, जिसे महसूस करके विंग कहता है, आह काका, दर्द हो रहा है, फाइट करना बंद कीजिए। वांग जी आगे कहता है, लिटिल बनी, तो तुम मुझ पर टॉप करना चाहते हो? हाँ, ऐसा तो होने से रहा। ये कहकर वो विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग को ऐसे किस कर रहा था, ऐसे लिक कर रहा था, ऐसे बाइट कर रहा था, जैसे विंग के लिप्स ना होकर वो कोई कैंडी है, कोई स्वीट, जिसे वांग जी को टेस्ट करना है। दूसरी तरफ विंग, जैसे ही विंग को वांग जी के लिप्स अपने लिप्स पर महसूस होते हैं, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, क्या उसके गागा उसे किस कर रहे हैं, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। वो बस ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। वांग जी कुछ देर तक विंग को ऐसे ही किस करता रहता है। कुछ देर बाद जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो उसके लिप्स पर बाइट करके किस ब्रेक करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। विंग का चेहरा देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, लिटिल बनी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो तुम ही थे ना जो हर बार मुझसे कहते रहते थे कि मैं तुम्हें किस कर लूँगा, मैं तुम्हें किस कर लूँगा, मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और आज जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? वांग जी की बात और उसकी आवाज़ सुनकर विंग होश में आते हुए कहता है, हाँ, क्या कहा गागा आपने? तो विंग को ऐसे बात करते देख वांग जी कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या हुआ, तो तुम्हें झटका क्यों लगा? तो विंग कहता है, तो झटका तो लगना ही था ना। आप ऐसे मुझे बिना बताए किस कैसे कर सकते हैं? मुझे वार्निंग तो देनी चाहिए थी ना। हाँ, मैं आपको हमेशा कहता रहता था कि मैं आपको किस कर लूँगा, पर मैंने कभी आपको किस किया थोड़ी ना था। आपको मुझे एक बार किस करने से पहले बताना तो चाहिए था ना। ये सब बोलते हुए विंग बहुत क्यूट लग रहा था, उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे देखकर वांग जी फिर से उसे किस करने लगता है, जिसे महसूस करके विंग को फिर से झटका लगता है, लेकिन इस बार वो किस रिटर्न करने लगता है। वो लोग ऐसे ही उस झरने के पास खड़े होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, बिना ये जाने सोचे समझे कि उन्हें वहाँ पर कोई भी ऐसे देख सकता है। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी, वो तो बस एक दूसरे में बिजी थे। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं। वांग जी
विंग के लिप्स को कुछ देर तक ऐसे ही टेस्ट करता रहता है। कुछ देर बाद जब विंग को सांस नहीं आती तो वो वांग जी के कंधे पर टैप करता है। वांग जी विंग को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग की हालत देखकर वो उसे छोड़ता है। विंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे थे? हाँ, क्या मुझे मेरे लिप्स को खाने का इरादा है? हाँ। ये सुनकर वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है, हाँ लिटिल बनी, हाँ मैं तुम्हारे लिप्स को, तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से को, हर एक हिस्से को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुप हो जाइए। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत ब्रेव बनते थे मेरे सामने, और अब तुम्हें साफ फील हो रहा है। अभी तो बस एक ही किस हुआ है, तुमने मुझे कई बार किस ऑफर किया है। मुझे तुमसे पूरा हिसाब लेना है। वांग जी की बात सुनकर विंग शर्माते हुए कहता है, बस भी कीजिए गागा। ये कहकर वो अपना फेस वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, क्यों बस मैं करूं? वो तुम ही थे ना जो अपने किस को मुझे ऐसे ऑफर किया करते थे जैसे कोई कैंडी हो। तो अब मुझे अपनी सारी कैंडी चाहिए जो तुमने अपने पास जमा करके रखी है। विंग कहता है, रुक जाइए गगन, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? लिटिल नैन, रुक जाओ। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वो बहुत ही बुरी तरह से शर्मा रहा था। उसे ऐसे देखकर वांग जी उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करता, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं एक पत्थर पर बिठा देता है, और वो भी उसके पास ही बैठ जाता है। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही वहाँ बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद वांग जी के पास सिचन की तरफ से एक बटरफ्लाई मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग, हमें अब चलना चाहिए। भाई ने तुम्हें और मुझे दोनों को ही मीटिंग हॉल में बुलाया है। ये सुनकर वांग जी हैरान होते हुए कहता है, तुम्हें और मुझे दोनों को मीटिंग हॉल में बुलाया है? तुम्हें बुलाया है ये तो समझ में आता है, पर मुझे क्यों बुलाया है? ये सुनकर वांग जी कहता है, पता नहीं क्यों बुलाया है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, तो चले। यह कहकर वो खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा करता है। विंग कहता है, ठीक है चलो। ये कहकर वो दोनों मीटिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग हॉल में पहुंचकर विंग और वांग जी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लोग हैं। वहाँ पर मैडम यू, जियान फेंग मियान, चिरेन, सिचेन, एल्डर्स और भी 2-3 लोग हैं। उन सबको देखकर पहले तो वांग जी और विंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और ख़ास करके जियान फेंगमियान और मैडम यू को देखकर विंग हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माँ बाबा यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वो भी इतनी इमरजेंसी में, और उसे पता क्यों नहीं कि उसके माँ बाबा यहाँ आने वाले हैं। वांग जी और विंग सबको बो करते हैं। बो करने के बाद विंग दौड़ता हुआ जाता है, मैडम यू को हक करता है, और हक करके कहता है, माँ आप कैसी हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर मैडम यू विंग के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, कैसे हो तुम? ये सुनकर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैडम यू कहती, मैं ठीक हूँ। यानली और चैंग कहाँ हैं? तभी वह उस मीटिंग हॉल में यानली और चैंग भी आ जाते हैं। वो भी सबको बो करते हैं, और फिर मैडम यू की तरफ जाते हुए कहते हैं, माँ हम यहाँ हैं। ये कहकर वो मैडम यू को हक कर लेते हैं और कहते हैं, माँ हमने भी आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर मैडम यू अपने तीनों बच्चों को एक साथ हक करते हुए कहती हैं, मैंने भी तुम तीनों को बहुत मिस किया, कैसे हो तुम तीनों ने अपना ख्याल तो रखा ना? ये सुनकर वो तीनों एक साथ कहते हैं, हाँ माँ हमने अपना बहुत ख्याल रखा, हम तीनों ठीक हैं, आप कैसी हो? मैडम यू कहती है, मैं भी ठीक हूँ। वो चारों ऐसे ही बीचों बीच मीटिंग हॉल में खड़े होकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। तभी पीछे से जियान फेंगमियान खांसते हुए कहते हैं, लगता है मेरे बच्चों को सिर्फ उनकी माँ की याद आई, उन्होंने अपने बाबा को याद नहीं किया। मेरे बच्चे लगता है मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर तीनों बच्चे उनकी तरफ जाकर उन्हें हक करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है बाबा, हमने आपको भी बहुत मिस किया, आप कैसे हो?
ये सुनकर जान फेंग में कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम तीनों कैसे हो? तो वो तीनों कहते हैं हम ठीक हैं बाबा। तभी यान ली मैडम यू की तरफ देखकर कहती है माँ बाबा आप दोनों यहाँ ऐसे बिना बताए अचानक से, आपने हमें बताया क्यों नहीं आप आने वाले हो? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर विंग भी कहता है हाँ बाबा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आप लोग ऐसे अचानक से यहाँ? तो विंग की बात सुनकर चेंग कहता है लगता है तुम्हारी ही शिकायत की होगी मास्टर लैन ने, इसीलिए माँ बाबा यहाँ आए हैं, है ना बाबा? विंग की वजह से ही आप यहाँ आए हो। ये कहकर वो चैन फेंगमैन की तरफ देखने लगता है। विंग ये सुनकर चैंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? क्या सच में आप इसलिए आए हैं? मैंने कुछ नहीं किया है सच में, मैंने कोई शैतानी नहीं की। विंग की बात सुनकर जैंग फिंग में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं सच में तुमने कोई शैतानी नहीं की? पर मैंने तो सुना कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे हो। ये सुनकर विंग कहता है नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। फिर वो मैडम यू की तरफ जाते हुए कहता है माँ मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये कहकर वो मैडम यू को हक कर लेता है। मैडम यू कहती हैं हाँ मुझे पता है मेरा बेबी बिल्कुल शैतानी नहीं करता। ये सुनकर विंग कहता है हाँ माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जिसने भी आपसे कहा कि मैंने शैतानी की वो सब झूठ बोल रहा है, मैंने कोई शैतानी नहीं की। बल्कि यहाँ सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, सब ने मुझे रोज़ पनिशमेंट दी, सब ने मुझे परेशान किया। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं सच में मैं सबको पनिश करूँगी जिसने भी मेरे बच्चे को पनिश किया। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बच्चे को पनिश करने की? मुझे पता है मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है, मेरे बेबी से इनोसेंट कोई नहीं है। मेरा बेबी तो कोई भी शैतानी नहीं कर सकता, मेरा बेबी बहुत इनोसेंट है। ये सुनकर चैंग कहता है हाँ हमारा विंग बहुत इनोसेंट है, हमारे विंग से इनोसेंट तो कोई है ही नहीं। इन दोनों माँ बेटों की बात सुनकर जियान चैंग आंखें रोल कर रहा था और लैन चिरेन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सर हिला रहे थे। सिचैन स्माइल कर रहे थे और वांग जी बड़े ही प्यार से विंग की तरफ देख रहा था। विंग कैसे बच्चों की तरह अपनी माँ से शिकायत कर रहा है, हालांकि उसने शैतानियाँ की हैं, उसकी गलती की वजह से ही उसे पनिशमेंट मिली है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कितना इनोसेंट बन रहा है। जैसे यहाँ पर सब ने उसे पनिश किया है तो सब लोग उसे बुली कर रहे थे, उसने कोई गलती नहीं की और उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है। पूरा मीटिंग हॉल अभी इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। तभी लैन चिरेन खांसते हुए कहते हैं जिससे उन सब का ध्यान चिरेन की तरफ चला जाता है। अगर आप सब एक दूसरे से मिल लिए हो तो क्या हम उस बारे में बात करें जिस बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं? चिरेन की बात सुनकर सब लोग चिरेन की तरफ देखने लगते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, जो देखकर चिरेन भी सबको कहता है आप सबको मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि अब डीमंस का हमला और भी ज़्यादा होने लगा है। अब एलिंग के आसपास के टाउन में डीमंस और भी ज़्यादा देखे जाने लगे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम विंग और वांग जी की जल्द से जल्द शादी कर दे, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पर। ये कहकर वो जियान फेंगमियान की तरफ देखने लगते हैं। ये सुनकर जियान फेंगमियान और मैडम यू कहती हैं तो तुम हमारे बेटे से अपने नेफ्यू की शादी कराना चाहते हो, क्या मैं सही हूँ? तो मैडम यू की बात सुनकर लैन चिरेन कहते हैं हाँ तुम तो जानती हो ना कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और उन्हें ही हम सबको बचाना है, उन्हें ही उन डीमन से फाइट करनी है। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं तुम ठीक तो होना चिरेन, माना कि मेरा बेटा तुम्हारे नेफ्यू का सोलमेट है, पर मेरा बेटा अभी सिर्फ 18 साल का है और तुम उसे उन डीमंस के सामने भेज रहे हो जिनसे तुम खुद तक नहीं लड़ सकते। मैं भी नहीं लड़ सकती उन डीमन के सामने, मैं तक खड़ी नहीं हो सकती और तुम मेरे मासूम से बच्चे को वहाँ भेज रहे हो। हाँ, और तुम चाहते हो मैं इस बात की परमिशन भी दे दूँ? मैडम यू की बात सुनकर लैन चिरेन मैडम यू की तरफ देखकर कहते हैं यू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने बच्चे की परवाह है, लेकिन तुम समझो विंग कमज़ोर नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो वांग जी का सोलमेट है और उन्हें
गॉड ने चुना है, वो गॉड के चुने हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं और वो हम सबसे अलग हैं, इसीलिए वो उन डीमन से लड़ लेंगे और उन्हें अकेले वहाँ हम नहीं जाने देंगे। हम सब उनके साथ जाएंगे और विंग और वांग जी को पहले उस वेपन को भी तो कल्टिवेट करना है। उस वेपन को कल्टिवेट करने के बाद वो लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और तुम उस वेपन की शक्ति जानती हो, उस वेपन की ताकत जानती हो, वो वेपन कितना ताकतवर है। मैडम यू अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी भी अपने बच्चे को ऐसे इतने खतरनाक जगह पर जाने की परमिशन कैसे दे दे। तभी लैन चेरैन जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हैं। जियांग फेंगमियान भी मैडम यू को समझाते हुए कहते हैं, यू देखो, हमारी बात को समझो। विंग और वांग जी ये सब उनके किस्मत में पहले से ही लिखा है, उन्हें ये सब करना होगा। और अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कोई और नहीं बचा सकता। पूरा कल्टीवेशन तबाह हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। जियांग फेंगमियान की बात सुनकर मैडम यू अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर आप सब लोग यही चाहते हो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी की परमिशन देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं विंग के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। चिरन, खास करके तुम और यंग मास्टर लैन, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना। मैडम यू की बात सुनकर वांग जी और चिरन दोनों ही उनकी तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू आगे कहती हैं, तो चिरन, जैसा कि अभी तुमने मुझसे कहा, तुम्हारा नेफ्यू मेरे विंग का सोलमेट है, मैं ये बात मानती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरे विंग के पास भी बिल्कुल तुम्हारे नेफ्यू की तरह ही 2 वेपन स्पिरिट है? ये बात सुनकर चिरन हैरान हो जाती हैं। बाकी सब लोग नॉर्मल थे, क्योंकि विंग की फैमिली को तो पता है कि विंग के पास 2 वेपन स्पिरिट हैं। वांग जी को भी ये बात पता है और उसने सेचेन को भी ये बात बताई थी, इसीलिए सेचेन को भी पता है। लेकिन चिरन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए वो हैरान होते हुए कहता है, यू, तुमने अभी क्या कहा? विंग के पास भी 2 वेपन स्पिरिट हैं? तो मैडम यू कहती हैं, हाँ, मेरे बच्चे के पास भी तुम्हारी नेफ्यू की तरह 2 वेपन स्पिरिट हैं। मैडम यू की बात सुनकर चिरन गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, यू, आखिर तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? किसी को ये बात पता क्यों नहीं है कि विंग के पास भी 2 वेपन स्पिरिट हैं? जब वांग जी ने अपनी दूसरी वेपन स्पिरिट को अवेकन किया था तो मैंने ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बताई थी। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये बात पता है कि वांग जी के पास 2 वेपन स्पिरिट हैं। फिर तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं कि विंग के पास भी 2 वेपन स्पिरिट हैं? अगर हमें ये बात पहले से पता होती कि विंग के पास भी 2 वेपन स्पिरिट हैं वांग जी की तरह, तो हमें पहले ही ये बात पता चल जाती कि विंग ही वांग जी का सोलमेट है। हमें इतने सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, सब कुछ बहुत पहले ही ठीक हो गया होता। चिरन की बात सुनकर मैडम यू कहती हैं, चिरन, मैंने ये बात नहीं बताई सबको क्योंकि उसकी एक वजह है। मैडम यू की बात सुनकर चिरन कहते हैं, वजह? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अगर हमें पहले ये पता होता कि विंग के पास ही 2 वेपन स्पिरिट हैं तो हमें पता चल जाता कि विंग ही वांग जी का सोलमेट है और सब कुछ बहुत पहले ही ठीक हो जाता। हमें इतने साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आखिर तुमने ये सब क्यों छुपाया हमसे यू? चिरन के इस गुस्से का मैडम यू पर कोई असर नहीं होता। वो बड़े ही आराम से कहती हैं, चिरन, क्या तुम्हें पता है कि मेरे बच्चे मेरे विंग के वेपन स्पिरिट की फॉर्म क्या है? मैडम यू की बात सुनकर चिरन अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए शांत करते हुए कहती है, क्या फॉर्म है उसकी? तो मैडम यू कहती हैं, तो अब आए ना तुम असली सवाल पर, अब आए तुम सही सवाल पर, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे विंग के पास 2 वेपन हैं, एक उसकी तलवार और दूसरी उसकी फ्लूट जो मैंने उसे दी है। उसकी तलवार की वेपन स्पिरिट है एक फॉक्स, एक ब्लैक 9 टेल फॉक्स, और उसकी दूसरी वेपन स्पिरिट है एक डार्क एनर्जी की ब्लैक स्पिरिट। चिरन, तुमने सुना मैंने क्या कहा? एक डार्क एनर्जी की ब्लैक स्पिरिट। मैडम यू की बात सुनते ही चिरन हैरान हो जाते हैं। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। सेचेन और वांग जी भी हैरानी से मैडम यू की तरफ देख रहे थे।
मैडम यू चिरन की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी ना? तो चिरन मैडम यू की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, एक ब्लैक स्पिरिट? आखिर आखिर विंग के पास एक ब्लैक स्पिरिट कहाँ से आई? तो मैडम यू तुमने आखिर उससे किस तरह की कल्टीवेशन करवाई है? ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, चिरन मैंने उससे किसी तरह की कोई भी उल्टी सीधी कल्टीवेशन नहीं करवाई, बल्कि मैंने तो उससे कल्टीवेशन करने को कहा ही नहीं। विंग ने अपनी फ्लूट से बहुत कम कल्टीवेशन की है, उसने कल्टीवेशन की ही नहीं। वो ब्लैक स्पिरिट अपने आप विंग के पास आई है। पता है जब मैंने पहली बार उस स्पिरिट को देखा था तो मैं कितना डर गई थी अपने बच्चे के लिए। मुझे डर लगने लगा था कि अगर वो स्पिरिट किसी ने देख ली तो सब मेरे बच्चे को ईवल समझने लगेंगे, डीमन समझने लगेंगे। इसीलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई। मेरी फैमिली के अलावा ये बात किसी को नहीं पता। मैं ये बात अब तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे नेफ्यू से मेरे बच्चे की शादी होने वाली है। चिरन अभी भी हैरान था, परेशान था। मैडम यू उसकी तरफ उसे छोड़कर वांग जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, यंग मास्टर लैन आप बताइए, क्या आप अभी मेरे बेटे से शादी करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि उसके पास एक ब्लैक स्पिरिट है? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं अभी उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वेपन स्पिरिट का फॉर्म क्या है, वो किस तरह की है। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम यू स्माइल करती हैं। फिर वो चिरन की तरफ देखते हुए कहती हैं, चिरन अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैडम यू की बात सुनकर चिरन उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और वो फिर से मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। वो उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग के पास ये ब्लैक स्पिरिट आई कहाँ से, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग पहला ऐसा कल्टीवेटर है, पहला। ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं था जिसके पास कोई डार्क एनर्जी की ब्लैक स्पिरिट हो, ना था ना हुआ है। विंग पहला है ऐसा जिसके पास एक डार्क एनर्जी की ब्लैक स्पिरिट है और वो भी उसके पास अपने आप आई है। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए वो मैडम यू की तरफ तो कभी वांग जी की तरफ तो कभी विंग की तरफ देख रहे थे। मैडम यू चिरन को ऐसे उलझन में खड़े देख कर कहती हैं, चिरन बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा? क्या तुम अभी अपने नेफ्यू की शादी मेरे विंग से कराना चाहते हो? ये सुनकर चिरन फिर से विंग की तरफ देखते हैं और वो फिर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी भी अपने अंकल की तरफ देख रहा था। फिर वांग जी थोड़ा आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठते हुए चिरन की तरफ देखकर कहता है, अंकल प्लीज़ मान जाइए, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर चिरन वांग जी की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि आज पहली बार वांग जी ने उनसे कुछ मांगा है। इसीलिए वो अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, सच में? पर क्यों? तो चिरन कहते हैं, माना कि तुम्हारे बच्चे के पास डार्क एनर्जी की ब्लैक स्पिरिट है, पर मैंने इतने दिनों में उसे देखा है, उसे जाना है। हालांकि वो थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी की परमिशन देता हूँ। चिरन की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। विंग तो चिल्ला उठता है क्योंकि वो इतनी देर से अपने दिल, अपनी सांसों को थाम कर बैठा था, ये सोचकर कि कहीं उसकी माँ या चिरन में से कोई इस शादी के लिए मना ना कर दे। इसीलिए जब उसने सुना कि मैडम यू और चिरन दोनों ही इस शादी के लिए तैयार हैं तो वो खुशी की वजह से चिल्ला उठता है। वो चीखता हुआ दौड़ता हुआ जाता है और वांग जी को हक कर लेता है और उसके चीख पर किस करते हुए कहता है, गागा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सुना ना, अभी आपने सुना ना अंकल चिरन ने क्या कहा, मास्टर लैन ने क्या कहा, मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, मैं आपके साथ रह सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गागा, मैं बहुत खुश हूँ। विंग तो अपनी एक्साइटमेंट में इधर उधर नहीं देखता, पर वांग जी का ध्यान इधर उधर था। वो देखता है सबकी तरफ। सिचन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। चिरन अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ सर हिला रहा था।
मैडम यू भी हैरानी से इन दोनों की तरफ देख रही थी। यानली स्माइल कर रही थी, जान चैंग अपनी आंखें रोल कर रहा था। इन सब को ऐसे खुद को देखता हुआ पाकर वांगजी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वो विंग को उसके कंधों से पकड़ता है और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है विंग। तभी विंग फिर से कहता है, गागा आपने सुना ना अभी मास्टर लैन ने क्या कहा, मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, मैं आपके साथ रह सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गागा, मैं बहुत खुश हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ विंग। तभी मैडम यू पीछे से खांसते हुए कहती है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो। मैडम यू की आवाज़ सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है। उसने अभी भी अपने हाथ वांगजी की चेस्ट पर रख रखे थे। मैडम यू कहती हैं, विंग तुम भूलो मत कि हम सब यहाँ हैं और तुम सबके सामने ऐसे यंग मास्टर लैन के साथ बिहेव नहीं कर सकते। मैडम यू की बात सुनकर विंग भी सब तरफ देखता है। वो देखता है कि कैसे सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जो देखकर उसका फेस भी बिल्कुल रेड हो जाता है और वो वांगजी से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर मैडम यू भी हल्के से स्माइल करती हैं। फिर वो चिरन की तरफ देखकर कहती हैं, चिरन तो क्या सोचा है, अब आगे क्या करना है। तो चिरन कहते हैं, अब इन लोगों की जल्दी ही शादी करनी है। तो मैडम यू कहती हैं, ठीक है तो क्या सोचा है, कब करनी है। तो चिरन कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन लोगों की शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दें। ये सुनकर जियांग फेंगमियान और मैडम यू दोनों हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इतनी जल्दी। तो चिरन कहते हैं, तुम दोनों तो जानते हो ना कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। इन दोनों को जल्द से जल्द शादी करके एक दूसरे के साथ मीटिंग करके उस गुफा में जाना होगा, क्योंकि बिना इनकी एनर्जी को एक साथ जुड़े ये उस गुफा में नहीं जा सकते। जब ये उस गुफा में जाएंगे, उस वेपन को कल्टीवेट करेंगे, इन्हें उसमें भी टाइम लगेगा और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ। तो मैडम यू और जियांग फेंगमिया भी इस बात को समझते हुए कहते हैं, ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। ये सुनकर चिरन हाँ में नोट करते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, चिरन माना कि मैं अपने बेटे की तुम्हारे क्लैन में शादी कर रही हूँ, लेकिन अब अगर तुमने मेरे बच्चे को कोई भी पनिशमेंट दी ना तो इस बार मैं बोलूँगी नहीं, मैं सच में तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा दूँगी। मैडम यू की बात सुनकर सभी बच्चे उनकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। सभी बच्चों को ऐसे हैरानी से मैडम यू की तरफ देखता हुआ पाकर जियांग फेंगमिया कहती हैं, बच्चों तुम सबको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं, यू और चिरन हम तीनों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी। यू को शुरू से ही चिरन का ये नकचढ़ा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जब भी उन लोगों की फ़ाइट होती थी यू गुस्से में हमेशा चिरन से यही कहती थी कि एक दिन वो उसकी दाढ़ी को आग लगा देगी। ये सुनकर सभी बच्चे स्माइल करते हुए कभी चिरन तो कभी यू की तरफ देख रहे थे। चिरन जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, फेंगमियान क्या बच्चों को इस बारे में बताना ज़रूरी था। सिचेन और वांगजी को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लेडी उनके अंकल से ऐसा बोल सकती है, इसीलिए वो भी हैरानी से मुस्कुराते हुए अपनी अंकल की तरफ देख रहे थे। तभी मैडम यू सभी बच्चों की तरफ देखकर कहती हैं, अब आप सबको जाकर आराम करना चाहिए। यानली, चैंग, विंग जाओ आराम करो जाकर। फिर वो वांगजी और सिचेन की तरफ देखकर कहती है, राजकुमार आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। मैडम यू की बात सुनकर सभी बच्चे उन्हें बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब उस मीटिंग हॉल में सिर्फ बड़े लोग ही रह गए थे, सभी बच्चे वहाँ से चले गए थे। वो सब लोग वहाँ कुछ देर रुककर डीमंस के बारे में बातें करते हैं और कुछ देर बाद वो सब लोग भी अपने अपने जगह पर चले जाते हैं आराम करने के लिए। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया और आज विंग और वांगजी की शादी भी हो गई। विंग न्यूसेंग और जानचेंग के साथ बैठकर अल्कोहल पी रहा था। तभी उसके पास वांगजी आता है और कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, बस थोड़ी देर और रुक जाइए गागा, आज के लिए अंकल चिरन ने क्लाउड रसेस में अल्कोहल पीना अलाउ किया है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और पीने दीजिए। पता नहीं फिर मुझे कब क्लाउड रसेस में बिना रोक टोक के अल्कोहल पीने का मौका मिले, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और पीने दीजिए। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं विंग तुम बहुत पी चुके हो, अब हमें चलना चाहिए।
ये सुनकर विंग कहता है, हाँ गागा हम चलेंगे, हम अभी चलेंगे, बस थोड़ी देर मुझे और पीना है, बस थोड़ी देर। ये सुनकर वांग जी विंग को गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए कहता है, नहीं, मैंने कहा अब हम अपने बेडिंग चैम्बर में चलेंगे, तुम बहुत पी चुके। ये कहकर वो आगे चलने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी ने कैसे उसे सबके सामने गोद में उठा लिया है तो वो शर्माते हुए कहता है, काका ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए, सब लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, देखने दो उन्हें कैसे देख रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने हस्बैंड को गोद में उठा रहा हूँ, किसी और को नहीं, इसीलिए वो उन्हें जैसे देखना है देखने दो। तभी पीछे से नी होसेंग चिल्लाते हुए कहता है, भाई वी, मैं गॉड से प्रे करूँगा कि आप कल अपने कमरे से सही सलामत बाहर आए। ये सुनकर विंग का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो जाता है और वो अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है, जो देखकर वांग जी के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी चैंग नी हुसैन की तरफ देखकर कहता है, नी हुसैन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कम से कम एक बार तुम इधर उधर देखना तो चाहिए, यहाँ पर कितने लोग हैं और तुम सबके सामने ऐसे सेमलेस बातें नहीं कर सकते। जान चैंग की बात सुनकर नी हुसैन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है लैन से चैन पर, जो बड़े ही लवेबल आइज से जान चैंग की तरफ देख रहे थे, जो देखकर नी हुसैन के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है और वो कहता है, लगता है लैन क्लैन में जल्दी ही एक शादी और होगी, और वो भी युनमेंग क्लैन से। ये सुनकर जान चैंग उसकी तरफ देखकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। तो नी हुसैन कहता है, जरा अपने सामने देखना, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि जेवो जुन तुम्हें बहुत प्यार से देख रहे हैं। नी हुसैन की बात सुनकर जान चैंग सिचैन की तरफ देखने लगता है तो वो देखता है कि सिचैन सच में उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देख रहे हैं। तभी दूसरी तरफ जब सिचैन ये देखते हैं कि जान चैंग उनकी तरफ देख रहा है तो वो उसकी तरफ एक स्माइल पास करते हैं। जैसे ही लैन सिचैन ऐसा करते हैं, जान चैंग का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, जो देखकर नी हुसैन स्माइल करते हुए कहता है, देखा मैंने तो कहा था ना, लैन सिचैन सच में तुम्हें पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। ये सुनकर उसका फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो नी हुसैन की तरफ देखकर कहता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, तुम इस सब पर ध्यान मत दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड था, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। दूसरी तरफ सिचैन जब जान चैंग को वहाँ से जाता देखते हैं तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर नी हुसैन और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ वेडिंग चैम्बर में वांग जी विंग को ले जाकर बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। विंग के माइंड में अभी भी नी हुसैन की बात घूम रही थी, जिस वजह से उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड था। वांग जी उसके फेस को देखकर कहता है, लिटिल बनी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या सोच रहे हो तुम। तो विंग बड़ी ही नॉटी वॉइस में कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अब लानर गागा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ये कहकर वो अपने लिप्स को बहुत ही सेडक्टिव तरीके से बाइट करता है, जो देखकर वांग जी की आईज डार्क हो जाती हैं और वो विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी बहुत ही हंग्रीली विंग को किस कर रहा था। वांग जी की टंग विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी। विंग भी वांग जी को किस करता हुआ उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सेंसलेसली किस कर रहे थे। विंग के हाथ वांग जी के बालों में थे और वांग जी के हाथ विंग की बॉडी पर ट्रेवल कर रहे थे। उसके हाथ कभी विंग की नेक पर तो कभी उसकी चेस्ट पर तो कभी उसकी बैक पर जा रहे थे। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब उन दोनों को सांस नहीं आती थी तो वो एक दूसरे से अलग होते थे और फिर से एक दूसरे को किस करने लगते थे। विंग किस करते हुए ही वांग जी के अपर रोब्स को खोलने लगता है, पर वांग जी ने इतने ज़्यादा लेयर पहन रखी थी कि विंग चिढ़ जाता है और वांग जी बाइट कर लेता है और किस ब्रेक करके कहता है, गागा आखिर आपने इतनी ज़्यादा लेयर क्यों पहनी है, इन्हें उतारिए वरना मैं इन्हें फाड़ दूंगा। विंग को इतना ईगर देखकर वांग जी स्माइल करने लगता है और अपने कपड़ों को
खोलने लगता है, पर वो इतना स्लोली कर रहा था कि विंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर से कहता है, गागा आखिर आप इतना धीरे क्यों कर रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। तो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, विंग लिटिल बनी थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दी क्यों है। तो विंग कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता, आप मुझे चाहिए अभी के अभी, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे करने दीजिए। ये कहकर विंग खुद वांग जी के कपड़ों को खोलने लगता है और कुछ ही देर में वो दोनों को नेकेड कर देता है और फिर वांग जी को बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर बैठकर उसकी नेक पर किस करने लगता है। तभी वांग जी विंग को फ्लिप करता है। अब विंग वांग जी के नीचे था। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है और फिर उन पर किस करने लगता है। वांग जी ऐसे ही विंग को किस कर रहा था, वो फिर उसके लिप्स को छोड़कर उसकी नेक पर आता है, फिर उसकी नेक से उसकी चेस्ट पर, उसकी चेस्ट से फिर उसकी टमी, फिर उसके टमी से उसकी थाइस। वांग जी ऐसे ही विंग की पूरी बॉडी पर सॉफ्ट एंड लाइटली किस करता है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बॉडी को एडमायर करते हैं और कुछ देर बाद उन दोनों की लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों लगभग बेहोशी में एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और लगभग सुबह में थक कर एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। 4 घंटे सोने के बाद आफ्टरनून में उन दोनों की आंख खुलती है। वांग जी विंग से पहले बेड से उठ जाता है और जाकर वॉशरूम में फ्रेश होता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और विंग को उठाता है। विंग जैसे ही उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी पूरी बॉडी में हद से ज़्यादा पेन था। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लिटिल लैन तुम सच में एक बीस्ट हो, तुमने क्या हालत की है मेरी बॉडी की, मुझे पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना। ये कहकर विंग बिल्कुल रोने वाला फेस बना लेता है, जिसे देखकर वांग जी उसके पास जाकर कहता है, क्या सच में दर्द ज़्यादा है। तो विंग लाइटली उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, दर्द अगली बार मैं लीड करूँगा, फिर मैं उसके बाद आपसे पूछूंगा कि कितना दर्द होता है और कितना दर्द अभी मुझे हो रहा है। ये कहकर विंग पाउट बना लेता है, जिसे देखकर वांग जी उसे गोद में उठाते हुए वॉशरूम ले जाते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा विंग, तुम कभी मुझ पर टॉप नहीं कर पाओगे। तो विंग ये सुनकर कहता है, क्यों मैं आप पे टॉप नहीं कर सकता, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास भी 2 वेपन स्पिरिट है, तो मैं आप पर टॉप कर सकता हूँ और एक दिन मैं आप पर टॉप करके दिखाऊंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को बाथ टब में बिठाते हुए कहता है, ठीक है देखेंगे। लगभग 1 घंटे बाद विंग और वांग जी रेडी होकर मीटिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग हॉल में सभी लोग थे, मैडम यू, जियान फेंगमियान, चेरन, चैन, यान ली, जियान चेंग और एल्डर्स। विंग और वांग जी पहुंचकर इन सबको बो करते हैं। उन्हें देखकर चेरन खड़े होते हुए कहते हैं, विंग, वांग जी, तुम दोनों अब एक दूसरे से जुड़ चुके हो, तो अब हम सब ये चाहते हैं कि तुम लोग एक साथ उस केव में जाओ और उस वेपन को कल्टीवेट करो, उस वेपन की स्पिरिट को अवेकन करो, फिर तुम्हें उस डीमन वर्ल्ड के डोर को सील करना है। ये सुनकर विंग और वांग जी हाँ में नोट करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर उस गुफा के लिए चले जाते हैं। उस गुफा में पहुंचकर विंग और वांग जी उस केव में पहुंचकर उस एनर्जी बॉल से कुछ दूरी पर आकर रुक जाते हैं। वांग जी उस एनर्जी बॉल की तरफ देख रहा था। वो विंग का हाथ पकड़ता है और डरते हुए कदम आगे बढ़ाता है। वो डर रहा था, अपने लिए नहीं, विंग के लिए, क्योंकि उसे अच्छे से याद है जब वो पिछली बार यहाँ आया था तो उसकी कितनी बुरी हालत हुई थी। इस बार उसके साथ विंग है, अगर विंग को कुछ हो गया तो, इसीलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है। जैसे वो आगे बढ़ता है वो चौंक जाता है, क्योंकि इस बार उसे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर अपनी बॉडी पर महसूस नहीं होता। वो लोग आराम से चलते हुए उस एनर्जी बॉल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, एक बार फिर से एल्डर लैनी अपीयर होती हैं। उन्हें देखकर विंग और वांग जी दोनों उन्हें बो करते हैं। एल्डर लैनी भी स्माइल करते हुए उनकी तरफ देख रही थी और कहती हैं, तुम दोनों आ गए, पर तुम दोनों ने बहुत देर कर दी मेरे बच्चों, इतनी देर क्यों लगाई आने में। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को यहाँ रोका है। इससे पहले मेरी सोल पूरी तरह से बैनिश हो जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों
उस वेपन को कल्टीवेट कर लो, इसीलिए जाओ और एक साथ अपनी एनर्जी उस एनर्जी बॉल में डालो। ये सुनकर विंग और वांग जी एक साथ अपनी एनर्जी उस एनर्जी बॉल में डालते हैं, जिससे वो बॉल ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से एक वेपन निकलता है, जिसे देखकर विंग हैरान होते हुए कहता है, ये किस तरह का वेपन है, ये तो किसी लोहे का टुकड़ा लग रहा है। विंग की बात सुनकर एल्डर लेनी कहती हैं, इस वेपन का नाम इन लोहा है। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही उस वेपन को ध्यान से देखने लगते हैं। एल्डर लेनी आगे कहती हैं, अब अपनी ब्लड की एक एक बूंद इस वेपन पर डालो। ये सुनकर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जिससे वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है। उस वेपन के एक्टिवेट होने के बाद वो वेपन किसी ब्लैक एनर्जी की तरह लग रहा था, जिसे देखकर विंग और वांग जी दोनों ही हैरान थे। एल्डर लेनी कहती हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाओ और इस एनर्जी को अपने अंदर इनहेल करो। ये सुनकर विंग हैरान होते हुए एल्डर लेनी की तरफ देखकर कहता है, पर एल्डर ये तो ब्लैक एनर्जी है ना, मैं इस एनर्जी को अपने अंदर ले सकता हूँ, पर क्या गगा इस एनर्जी को अपने अंदर ले सकते हैं? क्या उनके लिए ये ठीक रहेगा? तो एल्डर लेनी कहती हैं, हाँ उसके लिए ठीक रहेगा, ये उसके लिए इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि वो अब तुमसे जुड़ा हुआ है। डरो मत, कुछ नहीं होगा उसे। तुम दोनों एक साथ इस एनर्जी को थोड़ा थोड़ा आधा आधा अपने अंदर लो। ये सुनकर वो दोनों एल्डर की बात मान जाते हैं और उस एनर्जी को धीरे धीरे अपने अंदर समाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एनर्जी पूरी तरह से उन दोनों के अंदर समा जाती है और अचानक से उन दोनों की वेपन स्पिरिट बाहर आ जाती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज होने लगती हैं। विंग की ब्लैक स्पिरिट वांग जी के वाइट ड्रैगन से जाकर मर्ज हो जाती है और वांग जी की स्नो गर्ल विंग की फॉक्स से जाके मर्ज हो जाती है। विंग और वांग जी हैरानी से ये सब देख रहे थे और वहीं एल्डर लेनी मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर सिर्फ दो ही वेपन स्पिरिट नज़र आती हैं, एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉन्ग ब्लैक ड्रैगन और दूसरी एक वाइट फर वाली होली जिंग। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लग रहे थे और उन दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एमिट हो रही थी, जिस एनर्जी को महसूस करके विंग और वांग जी और भी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए वो एल्डर की तरफ देखते हैं। एल्डर लेनी स्माइल करते हुए कहती हैं, बच्चों तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। असल में अभी अभी तुमने जो एनर्जी इनहेल की है, अपने अंदर समाई है, उस एनर्जी ने तुम्हारी वेपन स्पिरिट को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया है, इसीलिए इन्होंने ये नया फॉर्म लिया है। एल्डर की बात सुनकर विंग और वांग जी को अभी भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, इसीलिए अभी भी वो हैरान थे और कंफ्यूज भी। इसीलिए एल्डर लेनी कहती हैं, तुम पहले एक दूसरे से शरीर से और एक दूसरे की एनर्जी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए हो। अब तुम दोनों एक दूसरे के वेपन स्पिरिट को अब से तुम एक दूसरे के वेपन को यूज़ कर सकते हो, एक दूसरे की वेपन स्पिरिट को समन कर सकते हो। ये जो सामने तुम्हें नज़र आ रहा है, ये तुम दोनों की वेपन स्पिरिट्स हैं और ये तुम दोनों का ऑर्डर मानेंगी। तुम दोनों इन्हें आदेश दे सकते हो, इनसे कुछ भी करा सकते हो। एल्डर लेनी बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उनकी सोल धीरे धीरे वैनिश होने लगती है, जिसे देखकर विंग और वांग जी एक साथ कहते हैं, एल्डर ये आपको क्या हो रहा है, अब ठीक तो है ना? विंग और वांग जी की बात सुनकर लेनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास जो भी वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। बच्चों तुम्हें ही अब कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है, जाओ और उस डोर को हमेशा के लिए बंद कर दो, ठीक है? तुम कर सकते हो, तुम सब कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहते हुए एल्डर लेनी की स्पिरिट, उनकी सोल पूरी तरह से वहाँ से वैनिश हो जाती है। विंग और वांग जी बस घुटनों पर बैठे ये सब देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी कंफ्यूज थे। वो कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी वेपन स्पिरिट की तरफ देखते हैं और फिर कुछ देर बाद वो फिर से वहीं देखने लगते हैं जहाँ पर अभी एल्डर लेनी बैठी हुई थी। अब वहाँ पर कोई नहीं है सिवाय विंग और वांग जी के। वो दोनों उस केव में अकेले हैं। विंग और वांग जी ऐसे ही कुछ देर तक वहाँ बैठे रहते हैं
उन दोनों की वेपन स्पिरिट्स उनके पीछे खड़ी हुई थी। जब उन दोनों वेपन स्पिरिट्स को अपने मास्टर से कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो वो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती हैं और अपने अपने मास्टर के बॉडी में वापस चली जाती हैं। विंग और वांग जी वहाँ कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद वो लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो सभी एल्डर्स उनसे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। वो दोनों जो भी हुआ अंदर सब कुछ एल्डर्स को बता देते हैं। एंसेस्टर केव से आने के बाद विंग और वांगजी को लगभग 1 महीना लगता है अपने वेपन स्पिरिट के नए फॉर्म को समझने में, और आज वो दोनों दाफन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं डीमन से फाइट करने के लिए। उनका साथ देने के लिए उनके साथ हैं लन से चैन, जियान चेंग, जिन जिशुआन, जिन जिशुन, वैन चाओ, वैन शू, नीमिंगजे, नीहुशैग और भी कुछ पावरफुल कल्टीवेटर थे जो इन लोगों के साथ जा रहे थे। ये लोग कुछ देर में चलते हुए दाफन माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग दाफन माउंटेन की सीमा रेखा के अंदर पैर रखते हैं, ये सब लोग महसूस करते हैं कि इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि दाफन माउंटेन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी थी जो इन कल्टीवेटर्स के शरीर में जहर का काम कर रही थी। ये सब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, पर विंग और वांगजी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैनी के वेपन की ब्लैक एनर्जी इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये दोनों तो आराम से आगे बढ़ रहे थे, इन दोनों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सभी कल्टीवेटर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो सब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, जो देखकर वांगजी सिचन से कहता है, भाई ऐसा कीजिए, आप सब लोग यहीं रुकिए, यहाँ से आगे मैं और विंग अकेले जाएंगे। ये सुनकर सिचन कहते हैं, नहीं वांगजी, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं जेबुजुन, गागा सही कह रहे हैं, आप सब लोग यहीं रुकिए। अभी तो हमने बस दाफन माउंटेन पर चलना स्टार्ट किया है और अभी से आप सब लोग कमज़ोर हो रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये डिमोनिक एनर्जी और भी ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी, ये आप लोगों को और ज़्यादा हार्म करेगी, इसीलिए आप सब लोग यहीं रुकिए। विंग की बात सुनकर चैंग कहता है, हमें कुछ नहीं होगा विंग, हम हैंडल कर सकते हैं, भूलो मत हम सब कल्टीवेटर हैं, हम सब लोग स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। चैंग की बात सुनकर विंग कहता है, चैंग समझने की कोशिश करो, ये एनर्जी तुम सबके लिए जहर का काम कर रही है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अभी तो तुम लोग सिर्फ कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, अगर ज़्यादा देर तक तुम इस एनर्जी के प्रभाव में रहे तो तुम्हारी गोल्डन कोर को भी ये एनर्जी नष्ट कर देगी, इसीलिए तुम लोग सब यहीं रुको, हम दोनों आगे जाएंगे, मैं और गागा ही सिर्फ आगे जाएंगे। विंग की बात सुनकर वेंसु कहता है, राजकुमार जियांग, राजकुमार वी सही कह रहे हैं, हम लोगों को यहाँ रुक जाना चाहिए। हम लोग माने या ना माने ये डिमोनिक एनर्जी हम लोगों को कमज़ोर कर रही है, अगर हम लोग उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ उन पर बोझ बनेंगे और कुछ नहीं, उन लोगों को अकेले ही आगे जाना होगा, वो लोग सही कह रहे हैं। वेंसु की बात सुनकर नीमिंगजे भी कहते हैं, सिचेन, राजकुमार वेन ठीक कह रहे हैं, अगर हम लोग उनके साथ गए तो हम लोग सिर्फ उन पर बोझ बनेंगे और कुछ नहीं, इसीलिए उन्हें अकेले आगे जाने दो। नीमिंगजे की बात सुनकर सिचन मान जाते हैं और वो वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं, वांगजी अपना ख्याल रखना और राजकुमार वी का भी। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ भाई आप परेशान मत होइए, मैं अपना ख्याल रखूँगा और विंग का भी, हम लोग जल्दी ही लौट कर आएंगे। ये कहकर विंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सभी कल्टीवेटर भी दाफन माउंटेन की सीमा रेखा से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर में विंग और वांगजी चलते हुए उस माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक केव थी। विंग और वांगजी देखते हैं कि उस केव के अंदर से ही डीमंस बाहर आ रहे हैं, जो देखकर विंग वांगजी से कहता है, गागा क्या इस केव के अंदर डीमन वर्ल्ड का डोर है? ये डीमंस तो इस केव से बाहर आ रहे हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है विंग, लग रहा है इस गुफा के अंदर ही वो डीमन वर्ल्ड का डोर है। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है तो फिर हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और वो उन डीमन से फाइट करने लगता है। वो दोनों फाइट करते हुए उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जब विंग और वांगजी उस केव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस केव के अंदर एक रेड कलर का तालाब है, जिस तालाब में बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है और उस तालाब से ही डीमंस बाहर आ रहे हैं। जो देखकर विंग और वांगजी दोनों समझ जाते हैं कि असल में ये तालाब ही डीमन वर्ल्ड का डोर है। वो तालाब डीमन वर्ल्ड और कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में एक पोर्टल का काम कर रहा था,
जिसके ज़रिए डीमंस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ रहे थे। विंग और वांग जी वहाँ खड़े उस तालाब की तरफ देख ही रहे थे कि तभी उस तालाब से एक बहुत ही भयानक डीमन बाहर आता है, जो देखकर विंग और वांग जी दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। वो डीमन भी इन दोनों की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल करता है और फिर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठी करके इन दोनों की तरफ थ्रो करता है। ये दोनों उससे जंप करके बच जाते हैं। फिर ये दोनों भी अपनी तलवार के साथ उस डीमन से फाइट करने लगते हैं। कुछ देर तक उस डीमन से फाइट करने के बाद ये दोनों उस डीमन को मार देते हैं, जिस दौरान ये दोनों भी थोड़ा जख्मी हो गए थे। फिर ये दोनों उस पोर्टल के पास, उस तालाब के पास जाते हैं और एक साथ अपनी सारी एनर्जी उस पोर्टल में, उस तालाब में डालने लगते हैं। लगभग 30 मिनट तक ऐसा करने के बाद धीरे धीरे वो पोर्टल बंद होने लगता है और कुछ मिनट बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। उस पोर्टल को बंद करने में विंग और वांग जी की पूरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। विंग तो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है। उसकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो भी लगभग बेहोश होने की कगार पे था, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत करके विंग को गोद में उठाकर उस केव से बाहर आ जाता है और बाहर आकर शिचेन को बटरफ्लाई मैसेज भेजता है और फिर वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही शिचेन को उसका मैसेज मिलता है, वो सभी कल्टीवेटर के साथ उस माउंटेन की टॉप के तरफ निकल जाते हैं और उन लोगों को विंग और वांग जी के पास पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जब विंग और वांग जी ने उस पोर्टल को बंद किया था तो पूरे माउंटेन से सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी गायब हो गई थी, जिस वजह से शिचेन, जियांचेंग और सभी कल्टीवेटर विंग और वांग जी के पास पहुंच जाते हैं। जब शिचेन और जियांचेंग विंग और वांग जी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और फिर उन्हें कैरी करके गुसू की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते के दौरान विंग और वांग जी बेहोश थे। जियांचेंग और लैन शिचेन गुसू पहुंच जाते हैं। अभी गुसू में सभी क्लैन के लीडर्स मौजूद थे, क्योंकि सभी क्लैन के यंग कल्टीवेटर, यंग हायर्स दफन माउंटेन गए थे, इसीलिए सभी क्लैन के लीडर गुसू में अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैडम यू जियांचेंग के हाथों में विंग को ऐसे बेजान देखती हैं तो वो दौड़ते हुए जियांचेंग के पास जाती हैं और कहती हैं, चेंग, क्या हुआ है विंग को? तुमने ऐसे विंग को गोद में क्यों उठा रखा है? हाँ, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? विंग ठीक तो है ना? जियांचेंग, बोलो ना, क्या हुआ है विंग को? जियांचेंग, मैंने कहा बताओ मुझे क्या हुआ है विंग को? विंग ठीक तो है ना? मैडम यू बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। जियांचेंग अपनी माँ की हालत देखकर कहता है, माँ कुछ नहीं हुआ है विंग को, विंग बस बेहोश है, वो अभी ठीक हो जाएगा, अभी होश में आ जाएगा, उसे कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। तभी लैंचरेन भी शिचेन की तरफ देखते हैं। शिचेन ने भी वांग जी को गोद में उठा रखा था, जो देखकर लैंचरेन कहते हैं, शिचेन क्या हुआ है इन दोनों को, और तुम दोनों ने इन्हें गोद में क्यों उठा रखा है? ये दोनों ठीक तो है ना? लैंचरेन की बात सुनकर शिचेन कहते हैं, अंकल इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बस बेहोश हैं, आप हीलर्स को बुलाइए। ये कहकर जियांचेंग और लैन शिचेन दोनों ही विंग और वांग जी को उनकी जिंगशी में उनके बेड पर एक साथ लेटा देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर हीलर्स भी आ जाते हैं। हीलर्स उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, आप सब बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है। ये सुनकर वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग बाहर आते हैं, मैडम यू जियांचेंग की तरफ देखकर कहती हैं, जियांचेंग, क्या हुआ है विंग को? हाँ, तो तुम उसके साथ थे ना? मैंने तुमसे कहा था कि विंग तुमसे छोटा है, तो तुम उसका ख्याल रखना। तो फिर बताओ क्या हुआ है विंग को? विंग ठीक तो है ना? हाँ, मुझे बताओ जियांचेंग। मैडम यू की बात सुनकर जियांचेंग चुप खड़ा था। तभी शिचेन कहते हैं, हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उस दफन माउंटेन पर डिमोनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से विंग और वांग जी ने हम लोगों को बाहर ही छोड़ दिया और वो दोनों अकेले अंदर गए थे। लगभग 3 घंटे बाद मेरे पास वांग जी का मैसेज आया, जो पढ़कर हम लोग दोबारा से दफन माउंटेन गए, और जब हम दोबारा गए तो वहाँ पर कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं थी और विंग और वांग जी दोनों बेहोश पड़े थे और हम दोनों उन दोनों को उठाकर यहाँ ले आए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ये सुनकर वैन क्लैन के लीडर वैन रोहान, जो वहीं खड़े थे, वो कहते हैं, यंग प्रिंस, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब आप दोबारा उस दफन माउंटेन पर गए तो वहाँ पर कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं थी। इसका मतलब हंगवन जुन और जियांग वुशियान ने उस डीमन वर्ल्ड के डोर को बंद कर दिया है।
जो सुनकर लैन सिचन हाँ में नोट करते हुए कहते हैं, हाँ शायद ऐसा ही हुआ है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से हीलर्स बाहर आते हैं। हीलर्स को देखकर मैडम यू उनसे पूछती हैं, क्या हुआ है उन दोनों को? वो दोनों ठीक तो है ना? मेरे बच्चे ठीक है ना? मेरा विंग ठीक है ना? मैडम यू की बात सुनकर उन हीलर्स में से एक कहता है, लेडी जियांग आप शांत हो जाइए, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, वो दोनों बस बेहोश हैं। उन दोनों ने अपनी एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो गए हैं। हीलर्स की बात सुनकर जियांग फैंगमियान पूछते हैं, उन्हें होश कब आएगा हीलर्स? जियांग फैंगमियान की बात सुनकर हीलर्स कहते हैं, लिटिल यंग मास्टर लैन को तो जल्दी होश आ जाएगा, पर राजकुमार वी को होश आने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। हीलर्स की बात सुनकर मैडम यू कहती हैं कि क्यों क्यों क्या हुआ है उसे होश में आने में 1 हफ्ता क्यों लगेगा? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? जो सुनकर हीलर्स कहते हैं, लेडी जियांग उन्हें कुछ नहीं हुआ है, असल में वो प्रेग्नेंट हैं, जिस वजह से उनकी हालत यंग मास्टर लैन से भी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उन्हें होश में आने में 1 हफ्ता लगेगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब के सब हैरानी से हीलर्स की तरफ देखते हैं। जियान चेंग सबसे पहले होश में आते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं हीलर्स आप ठीक तो हैं? मेरा भाई एक लड़का है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? जियान चेंग विंग की फिक्र में ये भूल गया था कि वो हीलर से कितनी रूडली होकर बात कर रहा है, लेकिन हीलर्स इस बात का बुरा नहीं मानते और वो बड़े आराम से कहते हैं, हमें पता है वो एक लड़के हैं। यकीन मानिए हमारे लिए भी ये बात उतनी ही नई है जितनी आपके लिए है। हमें भी समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब पॉसिबल हो कैसे सकता है, एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। मास्टर राजकुमार विंग सच में प्रेग्नेंट हैं, वो भी 1 मंथ, इसीलिए उन्हें होश में आने में 1 हफ्ता लगेगा। हीलर्स की बात को सुनकर वहाँ पर और कोई कुछ नहीं कहता, सब लोग बस हैरान परेशान होकर यही सोच रहे थे कि आखिर ये पॉसिबल हो कैसे सकता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। विंग और वांगजी में से अभी किसी को होश नहीं आया था, जो देखकर सिचन परेशान होकर हीलर्स से कहते हैं, हीलर्स आपने तो कहा था कि वांगजी को जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक वांगजी को होश क्यों नहीं आया है? ये सुनकर सिचन की बात सुनकर हीलर्स कहते हैं, यंग प्रिंस हमें भी नहीं पता आखिर ऐसा क्यों है, हमारे लिटिल यंग प्रिंस की एनर्जी अब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें अब तक होश में आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद अभी होश में नहीं आना चाहते। ये सुनकर सिचन वांगजी की तरफ देखने लगते हैं, जो वहीं बेड पर लेटा हुआ था विंग के साथ। दूसरी तरफ वांगजी और विंग अपनी बेहोशी की हालत में सपने में फिर से उसी केव में पहुंच जाते हैं जहां वो लैनी से मिले थे। अभी वो घुटनों के बल बैठे लैनी की तरफ देख रहे थे। लैनी स्माइल करते हुए उनसे कहती हैं, मुझे पता था तुम दोनों कर लोगे, तुम दोनों ने मुझे निराश नहीं किया मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आराम से यहाँ से जा सकती हूँ। मैं तुम दोनों को जाने से पहले एक तोहफा देकर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? अब उठ जाओ, तुम लोगों को सोते हुए बहुत टाइम हो गया है, सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। ये कहकर लैनी फिर से डिसअपीयर हो जाती हैं और विंग और वांगजी अपने होश में आ जाते हैं। वो होश में आते ही एक साथ एक दूसरे का नाम लेते हैं, विंग, गागा, और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यानली वहीं पर बैठी हुई थी। जैसे ही वो इन दोनों की आवाज़ सुनती है, वो विंग की तरफ दौड़कर आते हुए कहती है, विंग तुम्हें होश आ गया? तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या कहीं दर्द हो रहा है? हाँ? यानली की आवाज़ सुनकर विंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ सिजे, मुझे कहीं पर भी पेन फील नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर यानली विंग को हक कर लेती हैं और लगभग रोते हुए कहती है, तुमने हमें कितना डरा दिया था, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी होश में आने में? तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। ये सुनकर विंग हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, सिजे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, देखिए मेरी तरफ। ये सुनकर यानली विंग से दूर होती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं। विंग स्माइल करते हुए कहता है, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देखकर यानली भी स्माइल करती हैं। फिर वो वांगजी की तरफ देखकर कहती हैं, लिटिल यंग मास्टर लैन आप ठीक हैं?
तो वांग जी हाँ में नोट करता है, जो देख कर यानली कहती है ठीक है, मैं अभी हीलर्स को बुला कर लाती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। ये कहकर यानली वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही यानली वहाँ से जाती हैं, वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? हाँ गागा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी तुरंत उसे किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को इस किस के ज़रिए अपनी केयर, अपना प्यार, अपने इमोशन एक दूसरे को शो कर रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद वांग जी किस ब्रेक करके कहता है, तुम एक दिन मेरी जान ले लोगे। तुम्हें पता है अपनी बाहों में तुम्हें बेहोश देखकर मैं कितना डर गया था। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, गागा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। विंग और वांग जी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उस रूम में हीलर्स और उनके साथ बाकी सब लोग आ जाते हैं। मैडम यू विंग के पास जाती हैं और उसे हक करते हुए कहती हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, माँ को बताओ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ विंग बताओ ना, तुम ठीक हो ना? विंग भी अपनी माँ को हक करके कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर अब कहीं जाकर मैडम यू को थोड़ी सी तसल्ली होती है और विंग से वो दूर हट जाती हैं। फिर हीलर्स विंग और वांग जी को चेक करते हैं। उन दोनों को चेक कर हीलर सबसे कहते हैं, ये दोनों अब ठीक है, इन दोनों की एनर्जी भी अब स्टेबल है। ये सुनकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, और बेबी तो ठीक है ना हीलर्स? तो हीलर्स कहते हैं, हाँ उनका बेबी भी ठीक है। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर हीलर्स की तरफ देखते हैं। हीलर्स की तरफ देखकर विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किस बेबी की बात कर रहे हैं? तो हीलर्स विंग की तरफ देखकर कहते हैं, राजकुमार विंग, आप प्रेग्नेंट हैं 1 मंथ। ये सुनकर विंग लगभग हंसते हुए कहता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक लड़का हूँ ना। माँ ये क्या कह रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक लड़का हूँ ना। विंग की बात सुनकर हीलर्स कहते हैं, हाँ यंग मास्टर वी, हम मानते हैं कि आप लड़के हैं, लेकिन आप सच में प्रेग्नेंट हैं। ये किसी मिरेकल की तरह है। हीलर्स की बात सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक से इन दोनों को एल्डर लेने की बात याद आ जाती है। मैं तुम दोनों को स्पेशल गिफ्ट दे के जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। ये बात याद आते ही विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गागा एल्डर लेने का गिफ्ट? हमारा बेबी। गागा आपने सुना ना? हीलर्स ने अभी क्या कहा? हमारा बेबी, हम पेरेंट्स बन सकते हैं। हमारा अपना बेबी गागा, हमारा बेबी, हम पेरेंट्स बन सकते हैं गागा, हम पेरेंट्स बन सकते हैं। हमारा अपना बेबी, हमारा अपना बेबी। ये कहकर विंग रोने लगता है, जिसे देखकर वांग जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो विंग को हक करते हुए कहता है, हाँ विंग मैंने सुना, हम पेरेंट्स बन सकते हैं। हमारा अपना बेबी। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। बाकी सब लोग भी इन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, ठीक है? और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।